देखिए आगे अगला क्वेश्चन से आपका कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी दिखा था अपन ने कि किसी भी आप भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। कैसे व्यक्त करना है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जितना अच्छा लिखोगे उतने आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको एक बार तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 दूने 14, एक बचा तो कितना 8 दूने 16। ठीक है, इसमें 2 का फिर भाग लगाएंगे आप, कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा, और 9 दूने 18। इसमें किसका भाग जाएगा भैया, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार और 3 बार, और 13 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। यदि इसको लिखना भी है, आपको लिखना है 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि आप इसे क्लियर रूप से इस प्रकार से लिख के आए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आपका ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड ये रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। मैंने क्लास में कई बार बताया आपको कि जब आप इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हो तो पहले क्या मानना पड़ेगा, इसको परिमेय मानना पड़ेगा। अब परिमेय मानना पड़ेगा, जब अपन मान लेंगे कि ये जो संख्या है परिमेय है, तो इसके अंदर परिमेय की प्रॉपर्टीज होना चाहिए, परिमेय के गुण होना चाहिए। परिमेय के गुण जो रहेंगे, क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला गुण तो यह है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा गुण क्या है कि जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, और P/Q एक सह अभाज्य संख्या है। अब बात आती है यहाँ पे सह अभाज्य संख्या की, मैं बता देता हूं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। केवल दोनों का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो केवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना। अगर मिलता है तो उसे हम सह अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो चलिए इसको अपन करते हैं, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी इसकी देखिए। इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपन परिमेय मानेंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या है, जिसे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख दिया अपन ने। और जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अभी बताया था मैंने कि क्या लिखना है, जहां P/Q दोनों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्णांक व सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ध्यान रहेगा, ये पहली लाइन तो ये आपको लिखना ही है। हमने क्या किया है, सबसे पहले कि इस √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, फिर भी अपन ने इसे क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। और परिमेय के क्या क्या गुणधर्म हो रहे भैया, परिमेय संख्या का जो मुख्य गुणधर्म है, मुख्य गुणधर्म है आपके कौन सा है, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य के बारे में अभी बताया मैंने, जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर मिलता है तो हम इसे क्या कर देंगे, फिर इसे वापस से अपरिमेय बोल देंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं अपन, इसे परिमेय बोल रहे हैं। देखिए शुरुआत कर, अगर आपने मान लिया तो इसे लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं क्या, अपन लिखेंगे कि √3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/Q। जब आपको इस 3 को रूट से बाहर निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अपन वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो किस प्रकार से वर्ग करते, तो आपको पता होगा √3 का वर्ग करने पर 3 आएगा, और इसका कितना आएगा
टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 क्यू स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये चीज है जो आपके लिए बहुत काम की है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि जो 3 क्यू स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर जो आया है, तो हम इसे देख सकते हैं कि अगर बात करें हम इसकी, तो अगर इस 3 का मैं पक्षांतरण करूं तो 3 पक्षांतरित होकर इस पी स्क्वायर के बटे में जाएगा। पी स्क्वायर के बटे में जाने का अर्थ क्या है कि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? 3। तो हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, समीकरण नंबर 1 देंगे और समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम कि अतः क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं भैया, ध्यान से देखिए कि 3 जो है 3 ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब भैया मैं कह रहा हूं कि 3 संख्या के वर्ग को बांट रहा है। जैसे मान लो मैं कह दूं आपसे कि 5 25 को काट रहा है, बिल्कुल सही है कि 5 25 को काट रहा है। 5 का जो वर्ग है वो 25 है और उसके वर्गमूल को भी काट रहा 5। तो यहाँ अपन बात करें कि 3 किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रहा है, तो क्या यही 3 उस संख्या के वर्गमूल को डिवाइड नहीं करेगा क्या? इसलिए तय करके हम फिर लिख सकते हैं कि यही जो 3 है 3 ये इस पी स्क्वायर को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये लाइन अपने काम की रहेगी कि इस पी स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है और पी में भी 3 का भाग जा रहा है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पी स्क्वायर है इस पी स्क्वायर को केवल पी को किसी अन्य गुणांक के बराबर, अन्य वास्तविक संख्या के बराबर मान लिया। 3 आया है तो मैं इसे 3a मान लेता हूं। मैंने ये क्या किया? केवल माना है। माना है तो मैं वापस समीकरण 1 में ये मान रखूंगा। समीकरण 1 में मान रखने पर, और समीकरण 1 में जैसे ही मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान कैसे रखेंगे भैया? ये 3 क्यू स्क्वायर और पी का मान कितना रखेंगे? 3a और इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करोगे आप तो यह हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और ये 9a स्क्वायर। होगा नहीं होगा? जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ऐसा मिलेगा आपको कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। बिल्कुल गौर से देखिएगा इसको भी, समीकरण नंबर 2 गौर से देखिए आप। समीकरण 2 में आपको क्या पता चल रहा है? जैसे आपने इधर देखा था कि इधर आपको लग रहा था कि यार ये 3 जो है इस क्यू स्क्वायर को, पहले तो यही 3 इस टी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था और फिर यही 3 इस क्यू स्क्वायर को भी क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। विभाजित करता है और ये 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो बताइए कि यही 3 इस क्यू को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? 3 क्यू को भी विभाजित करता है। क्यू को भी विभाजित करता है। तुम देखो दो चीजें होगी, पी और क्यू दोनों को काटने वाला कौन है? 3। एक के अलावा भी हम क्या बात कर रहे थे कि पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन जो है वो क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे? से अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, इस 3 ने पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, इसी 3 ने क्यू को भी कर दिया। पी और क्यू दोनों को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा एक और अन्य पूर्णांक मिल चुका है। कौन सा? 3। तो बताइए क्या पी और क्यू से अभाज्य संख्या हुई? क्या नहीं। यहां से निष्कर्ष पर पहुंच गए हम। क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला कि आपके ये जो है पी और क्यू इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। यहां लिखेंगे अपन उपरोक्त से स्पष्ट है कि पी व क्यू का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ
गुणनखंड 3 है। ये 3 क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है यहाँ पे। तय यह इस तथ्य, इसको सही कर लेना, अतः इस तथ्य का विरोध करता है, इस तथ्य का विरोध करता है इस तथ्य का विरोध करता है इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते यार। इस तथ्य का विरोध करता है कि, नेक्स्ट पेज, इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ, सॉरी, P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी कि हम क्या देख रहे थे? हम इसमें देख रहे थे कि अगर आपको √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले हम इसे परिमेय मानेंगे। अगर परिमेय की कंडीशन ये फॉलो करेगा तो इसे परिमेय कहेंगे, अन्यथा इसे किस में डाल देंगे? हम अपरिमेय संख्या में डाल देंगे। अब जब अपन बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या में इसे डाल देंगे तो हमने क्या देखा यहाँ? हमने सबसे पहले इसे परिमेय मान लिया। परिमेय मानने के लिए परिमेय की क्या क्या कंडीशन है कि जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और P और Q से अभाज्य संख्या होना चाहिए। से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि जिसके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब मान लिया तो क्या हम लिख सकते हैं किसी? तो मैंने इसको लिखा है P बटा Q के रूप में लिखा है। तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने के पश्चात क्या हुआ? इसमें इधर वर्ग हुआ तो ये 3 हो गया, इसका मैंने पक्षांतर करके 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 लेकर आया। अब फिर मैंने क्या किया? इससे मैं पता लगा रहा हूं, जैसे मान लो कोई चोर है, अपने एविडेंस प्रस्तुत करता कि मैंने चोरी नहीं की, तो एक बार जज उसको क्या करेगा? देखेगा, जांच करेगा। अगर सही पाया गया है तो उसे निर्दोष साबित करेगा, अन्यथा उसे दोषी करार दे दिया जाएगा। तो ऐसा ही कर रहा हूं मैं, इस एविडेंस की जांच कर रहा हूं। मैंने देखा इसमें यार कि जो ये 3 है ये P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये 3 इसके P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, ये पता चल गया मेरे को। फिर उसने दूसरा एविडेंस प्रस्तुत किया, तो अपन ने क्या किया? इस P को क्या मान लिया? 3A के बराबर मान लिया। यहाँ 2 है तो आप 2 लीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना लेना? आपको 5 लेना। तो हम क्या करेंगे? फिर इस P की जगह समीकरण 1 में मान रखें। मान रखते इसका वर्ग किया तो 3Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये 9A स्क्वायर। फिर मैंने इसको काटा पीछे की, मैंने 3 से इसको काटा, कितनी बार कटा होगा? ये 3 बार, तो वो 3A स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने। फिर इसकी जांच की वापस मैंने कि यही 3 वापस से Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये Q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और दोनों को विभाजित करता है तो अपन को यहाँ पे दोनों प्रमाण से पता चला कि यार हम कह रहे थे इतनी देर के कि P और Q दोनों क्या है? वो से अभाज्य संख्या है। अब से अभाज्य संख्या होने का अर्थ ये होता है कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। अपन को उपरोक्त से ये पता चल रहा है कि P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो हमने इसको लिखा है। अतः यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अतः हमारी जो पूरी परिकल्पना थी वो सब क्या है? गलत है। इसलिए हम यहाँ पे पहुंच गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगली कुछ पंक्तियां आपके लिए हैं कि हमने क्लास को स्टार्ट करते वक्त बात की थी कि यदि आप प्रयास करो और आपको सफलता ना मिले
तो ये बात असंभव है। क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी में हमेशा जब कोई व्यक्ति हाथोड़े से एक पत्थर को तोड़ता है, पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता है, वो लगातार उसी जगह, लगातार एक ही लक्ष्य पर बार बार चोट करता है, तो उस अंतिम चोट में जाके वो पत्थर टूटता है। इसीलिए सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलती है। तो कुछ लाइन आपके लिए है कि आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी है, यानी कि योर हार्ड वर्क इज द गारंटी ऑफ योर सक्सेस। आप मेहनत कर रहे हो, यही आपकी गारंटी है, और इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि मेहनत तो पूरी जोर से आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाओगे। और ध्यान रखना, जिंदगी में जहां आप सफलता की ओर अग्रसर होते हो, वहीं आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। उन चुनौतियां, उन बाधाओं को पार करते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, ऐसी मैं आपसे कामना भी करता हूं। देखिए यहाँ पे आगे बात करें हम अगली प्रश्नावली। जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें आपके क्या क्या चीजें आएंगी। प्रश्नावली आपकी सेकंड वाली, बहुपद। बहुपद में आपके बहुत छोटी प्रश्नावली है, लेकिन जानने का बहुत ज्यादा है। एक बहुपद जो होता है, उसके लिए सबसे पहली चीज ये आप ध्यान रखोगे कि क्या चीज इसके लिए अनिवार्य है, कि एक बहुपद होना, उसके लिए क्या शर्त है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्त है भैया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात पूर्ण संख्या